हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। हमारा आज वाला टेस्ट डिस्कस करते हैं। आज का जो अपना टेस्ट था SKSSC 1 टेट्रा ए MKN। ओवरऑल अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट वाज काइंड ऑफ इजी। बहुत ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं कहूँगा। पैसेज जो था थोड़ा सा थोड़ा सा लेवल अच्छा था, और बाकी कुछ खास था नहीं आज के टेस्ट में इतना ज़्यादा। तो स्टार्टिंग से हम डिस्कस करते हैं। पैसेज ही है, सबसे पहले उसी को पढ़ रहे हैं। क्या लिख रहा है, कह रहा है आई मस्ट फाइंड अ हाइडिंग प्लेस ही थॉट, एंड इन द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स और आई एम डन फॉर। कह रहा है आई मस्ट, मतलब कोई सोच रहा है, कह रहा है कि या तो मुझे तुरंत कोई ना कोई छुपने का स्थान मिल जाना चाहिए इन द नेक्स्ट फ्यू सेकेंड्स, और आई एम डन फॉर। देखो, आई एम डन फॉर जो है ना, ये एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है फिनिश्ड। एक ऐसी सिचुएशन में, मतलब मैं अगर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ कि बस जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाए, तो आई कैन से आई एम डन फॉर, आई एम फिनिश्ड। ठीक है। जैसे हम चेस खेल रहे हैं, चेस खेलते खेलते बिल्कुल सामने वाले ने चेकमेट कर दिया एंड वी आर अनेबल टू प्रोसीड, तो वी कैन से आई एम डन फॉर। ठीक है। जनरली बैड सिचुएशंस के लिए यूज़ होता है। तो कह रहा है कि मेरे को ना कोई प्लेस चाहिए छुपने के लिए, अदरवाइज मैं ख़त्म हो जाऊंगा। पता नहीं कौन है, क्या है, अभी हमें कुछ नहीं पता। आगे पढ़ रहे हैं। स्कार्सली हैड द थॉट क्रॉस्ड हिज माइंड व्हेन द लेन टुक ए सडन टर्निंग, सो दैट ही फाउंड हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम हिज परस्यूअर्स। परस्यू होता है पीछा करना, परस्यूअर हो गए पीछा करने वाले। तो कह रहा है स्कार्सली हैड द थॉट क्रॉस्ड हिज माइंड, कह रहा है जैसे ही उसके माइंड में ये थॉट आई थी, लेन जिस लेन में वो चल रहा था या जो भी, टुक ए सडन टर्निंग्स, वो एकदम से मुड़ी, सो दैट ही फाउंड हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम हिज परस्यूअर्स, और वो अपने परस्यूअर्स से क्या हो गया, एकदम से छुप गया। ठीक है। देर आर सर्कमस्टांसेज इन विच द लीस्ट एनर्जेटिक ऑफ मैनकाइंड लर्न टू एक्ट विद स्पीड एंड डिसीजन। कह रहा है कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब बहुत सारे बंदे सीख जाते हैं। क्या सीख जाते हैं? टू एक्ट विद स्पीड एंड डिसीजन। ठीक है। स्पीड और डिसीजन के साथ एक्ट करना सीख जाते हैं। दिस वॉज सच एन ओकेजन फॉर रहमत अली, एंड दोज हु न्यू हिम बेस्ट वुड हैव बीन द मोस्ट एस्टोनिश्ड एट द लैड्स बोल्डनेस। कह रहा है ये ऐसा ही ओकेजन था रहमत अली के लिए, और जो उसको जानते थे अच्छे से, वुड हैव बीन द मोस्ट एस्टोनिश्ड एट द लैड्स, लैड हो जाता है बंदा, एट द लैड्स बोल्डनेस। भाई इस बंदे ने इतना बढ़िया काम किया, मतलब इतना बोल्ड वर्क किया, उसके लिए वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश वर्ड का मतलब होता है सरप्राइज होना, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होंगे। ही स्टॉप डेड। देखो, स्टॉप डेड का मतलब होता है स्पीड को बिल्कुल रोक देना, अपनी स्पीड को बिल्कुल रोक देना, उसको बोलते हैं स्टॉप डेड। तो ही स्टॉप डेड थ्रू द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी ओवर अ गार्डन वॉल, एंड लीपिंग अपवर्ड्स विद इनक्रेडिबल lightness, he seized the top of the walls with his hands and tumbled heading into the garden. टम्बल जो वर्ड होता है, टम्बल का मतलब होता है गिर जाना, फॉल डाउन। ठीक है। तो कह रहा है कि वो एकदम से रुक गया। उसके हाथ में ज्वेलरी का कोई बॉक्स था, उसने उठा के परली साइड फेंक दिया ओवर ए गार्डन वॉल की परली साइड फेंक दिया, एंड लीपिंग अपवर्ड्स, और ऊपर चढ़ गया विद इनक्रेडिबल, मतलब अविश्वसनीय लाइटनेस के साथ ऊपर चढ़ गया वो। ही सीज द टॉप ऑफ द वॉल्स विद हिज हैंड्स, उसने वॉल को पकड़ा अपने हैंड से, एंड टम्बल्ड हेडिंग इनटू द गार्डन, और वो सिर के भार गार्डन में गिर गया। ठीक है। देखो, कोई बंदा था, भाग रहा था। ठीक है। और जनरली वो ऐसे काम नहीं करता था, मतलब स्पीड और डिसीजन वाला काम नहीं करता था। देखो, इसके अंदर लिखा था दीज आर सर्कमस्टांसेस इन विच द लीस्ट एनर्जेटिक ऑफ, तो वो लीस्ट एनर्जेटिक वाला, एनर्जी वाला बंदा था, कुछ ऐसा बंदा था वो। ठीक है। ऑप्शंस, क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन वॉज रहमत अली ओरिजिनली। लो, वही क्वेश्चन आ गया जो हम अभी बात कर रहे थे। बोल्ड एंड डिसीजिव, पहले वो बोल्ड था क्या? बोल्ड तो नहीं था यार, बोल्ड वाला काम तो अभी किया तभी तो लोग सरप्राइज होंगे।
तो नहीं, बोल्ड नहीं था। स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी का मतलब होता है जो कंटिन्यूअसली स्लो चलता रहे। लेजी एंड इनडिसिसिव, देखो ये यहाँ लिखा है, देखो स्पीड एंड डिसीजन। अब स्पीड एंड डिसीजन डिनोट कर रहा है कि एक तो वो स्पीड से काम नहीं करता, और दूसरा उसका डिसीजन लेने की पावर भी ओके नहीं है, ठीक है ना। तो शायद लेजी एंड इनडिसिसिव आंसर हो सकता है। अगला और देखते हैं, रिफ्लेक्टिव इन नेचर, ना रिफ्लेक्टिव इन नेचर आंसर नहीं हो सकता, तो लेजी एंड इनडिसिसिव ही वॉज अ पर्सन, तो यही आंसर है सी। There are circumstances in which the least energetic of mankind learn to act with speed and decision, and the most cautious forget their। अच्छा, कह रहा है लाइफ में बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसिस होते हैं जब जब लीस्ट एनर्जेटिक बंदे तो स्पीड और डिसीजन से काम करते हैं, जबकि मोस्ट कॉशियस जो होते हैं वो भूल जाते हैं अपनी स्पीड को और डिसीजन को। रहमत इलस्ट्रेट्स दिस बाय। अब रहमत किस चीज़ से इसको डिस्प्ले कर रहा है? जंपिंग इनटू द गार्डन, बिग वो जंप कर गया गार्डन में। रनिंग अवे फ्रॉम हिज परस्यूअर्स, दूर भाग गया अपने परस्यूअर्स से। बाय स्टॉपिंग डेड, अपनी स्पीड उसने बिल्कुल बंद कर दी। या टर्निंग इनटू ए लेन, क्या किया था भाई, ऊपर उसने लिखा था ना कि एंड दोज हु न्यू हिम, उसके बाद लिख रहा है ही स्टॉप डेड थ्रू द बॉक्स ऑफ ज्वेलरी ओवर ए गार्डन वॉल एंड लीपिंग अपवर्ड्स विद इनक्रेडिबल ही जम्प्ड इनटू द गार्डन। तो अब देखो, रनिंग अवे फ्रॉम हिज परस्यूअर्स, ठीक है, रन अवे किया उसने। स्टॉपिंग डेड मतलब उसने अपनी स्पीड भी बिल्कुल रोक दी, इस कारण से उसने डिसीजन क्विक लिया। या टर्निंग इनटू ए लेन, कौन सा डिसीजन उसका क्विक था? तो किस कारण से उसने अपने आप को ये दिखाया कि भाई मैं डिसीजन ले सकता हूँ? तो देखो मेन डिसीजन, ठीक है, डिसीजन था कि स्पीड बंद करी उसने, वो मुड़ भी गया। ये भी था कि वो अपने परसूअर से दूर हो गया। लेकिन मेन डिसीजन क्या था उसका? मेन डिसीजन था जंपिंग इनटू द गार्डन। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अगला देखो, द एक्सप्रेशन टू स्टॉप डेड मीन्स, स्टॉप डेड का मतलब होता है बिल्कुल रुक जाना। बी क्लोज टू डेथ ना, टू बी पैरालाइज ना, टू कम टू अ कंप्लीट हॉल्ट। हॉल्ट जो वर्ड है इसका मतलब होता है स्टॉप, तो एकदम से रुक जाना। टू डाई सडनली ना। क्या आंसर बनेगा? थर्ड का हमारा आंसर बनता है सी। अगला देखो, रहमत अली फाउंड हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम हिज परसूअर्स बिकॉज, कह रहा है वो छुप गया, कैसे छुप गया? बिकॉज ही हैड एक्टेड विद स्पीड एंड डिसीजन, he had gone around an unexpected bend, his pursuers could not run fast enough, he had stopped dead। किस कारण से वो एकदम से अपने आप को छुपा हुआ पाया? तो वो फर्स्ट सेंटेंस में ही लिखा था, ये देखो यहाँ लिख रहा है हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम हिज परसूअर्स, और ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से स्कार्सली। कह रहे स्कार्सली हैड द थॉट क्रॉस्ड हिज माइंड व्हेन द लेन टुक ए सडन टर्निंग, एकदम से लेन मुड़ी, सो दैट, जिसके कारण से ही फाउंड हिमसेल्फ हिडन फ्रॉम। क्वेश्चन क्या था इसका? क्वेश्चन भी यही था, कह रहे कि उसने अपने आप को हिडन कैसे पाया? हिडन ऐसे ही तो पाया क्योंकि ही हैड गोन अराउंड एन अनएक्सपेक्टेड बेंड। सेकंड ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। रहमत अली इज मोस्ट लाइकली, रहमत अली कौन है? ये जॉगर, जॉगर हो गया, जॉगिंग कर रहा हो जो। ये बर्गलर, बर्गलर हो जाता है चोर वगैरह जो स्टील स्टील करके भाग रहा हो, कुछ चोरी करके। पुलिसमैन, अब पुलिसमैन ज्वेलरी लेके क्यों भागेगा? लोग पुलिसमैन के पीछे क्यों भागेंगे? नाइट वॉचमैन भी नहीं हो सकता। तो जो आंसर बनता है वो बनता है ए बर्गलर, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। चलो 6th 7th क्वेश्चन देखते हैं, इनमें क्या है हमें बताना है सिनोनिम, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डुप्लीसिटी। डुप्लीसिटी जो वर्ड है, इस वर्ड का मीनिंग होता है मतलब डुप्लीकेट होना, डुप्लीकेट होना मतलब कि डबल माइंडेड होना, कुछ इस टाइप से डिसऑनेस्ट होता है। डुप्लीसिटी जो होती है ये हो जाती है डिसऑनेस्टी,
ठीक है, तो डिसऑनेस्टी वाला ऑप्शन चाहिए हमें। रिपीटिशन नहीं हो सकता। आर्टलेसनेस, आर्टलेसनेस तो डुप्लीसिटी का एंटोनिम हो गया। आर्टलेस होता है जो मतलब बिल्कुल सिंपल हो, इनोसेंट जो बंदा हो उसको बोलते हैं आर्टलेस, और उसकी क्वालिटी हो गई आर्टलेसनेस। डिसेप्शन, डिसेप्शन जो वर्ड है ये वर्ड आया डिसीव वर्ड से। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। एंड क्लेवरनेस, क्लेवरनेस हो गई चालाकी। तो डिसेप्शन और क्लेवरनेस में से एक आंसर बनता है। और डिसऑनेस्टी, क्लेवरनेस तो पॉजिटिव के सेंस में भी यूज हो जाती है, तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा सी, डिसेप्शन। अगला क्वेश्चन है वेगरी। वेगरी का भी हमें सिनोनिम बताना है। ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है लैप्स ऑफ मेमोरी। लैप्स का मतलब हो जाता है वही फेलियर काइंड ऑफ, तो मेमोरी फेल हो गई है, वेगरी। कंपेनियनशिप, गैंग या अनप्रडिक्टेबल चेंज। शायद आपने सुना हो वेगरीज ऑफ वेदर होता है। एक्चुअल में वैग ना एक रूट होता है VAG, जिसका मतलब होता है टू मूव, VAG या WAG। और वेगरी जो वर्ड है इसका मतलब होता है मूविंग विदाउट प्रिडिक्शन, अनप्रिडिक्टेबल चेंज जो है। डी ऑप्शन वही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले दोनों क्वेश्चन में एंटोनिम बताना है। पुट्रिड वर्ड है, पुट्रिड जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हैविंग अनप्लीजेंट स्मेल या गला सड़ा, ठीक है। गला सड़ा जो होता है वो होता है पुट्रिड। तो इससे आप सारे रिड पाना चाहते हो, देखो वर्ड में लिख रहा है रिड, ठीक है ना, रिड माने छुटकारा, तो छुटकारा पाना चाहते हो। ए ऑप्शन जो है ना फ्रेश, वो इसका एंटोनिम हो गया, क्योंकि ये हो गया गला सड़ा, फ्रेश हो गया ताज़ा बिल्कुल। डोंटलेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है फियरलेस। वर्ड में लिख रहा है डांटलेस, मतलब जिस बच्चे को डांट कम पड़ती है ना, तो उस बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए फियर जो है वो भी थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो दैट इज़ डोंटलेस। डोंटलेस होता है फियरलेस। ऑप्शंस देखो, फर्स्ट ऑप्शन है डेयरिंग, दूसरा है फॉरगिविंग, थर्ड है हार्श, फोर्थ है टिमिड। डेयरिंग तो होता है ब्रेव काइंड ऑफ, रिस्की, जो रिस्क ले ले, तो कहीं ना कहीं सिनोनिम टाइप का वर्ड हो गया। फॉरगिविंग हो गया जो किसी को माफ़ कर दे। हार्श होता है अनकाइंड। टिमिड जो वर्ड है इसका मतलब होता है लैकिंग करेज, ठीक है। डोंटलेस होता है हैविंग करेज, एंड टिमिड होता है लैकिंग करेज, डरपोक, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। ऑर्डिनेंस वर्ड जो है उसकी, ORDINANCE होती है, जो थर्ड ऑप्शन में दी हुई है। ऑर्डिनेंस जो वर्ड है इसका मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, एक टेम्परेरी कानून होता है, टेम्परेरी लॉ होता है जो 6 मंथ्स के लिए कोई भी गवर्नमेंट ला सकती है, और उसको फिर पार्लियामेंट में फाइनल किया जाता है, उसको बोलते हैं अध्यादेश। तो ऑर्डिनेंस इज द राइट आंसर, सी। कह रहा है इंस्ट्रूमेंट विच रिकॉर्ड्स अर्थ ट्रेमर। ट्रेमर जो वर्ड है ना, ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है कपकपी, क्वेक। जो अर्थक्वेक आते हैं उसको आप किस चीज़ से नापते हो। मोनोग्राफ, देखो ग्राफ जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन, और मोनो हो गया वन, तो वन रिप्रेजेंटेशन, भाई किसी भी चीज़ के ऊपर एक लंबा आर्टिकल या एक शॉर्ट बुक लिख दी जाए सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर, उसको बोलते हैं मोनोग्राफ। तो ये तो है नहीं। जोग्राफर, जोग्राफर वर्ड देखते ही जियो से कुछ ज्योग्राफी याद आनी चाहिए। ज्योग्राफी होती है भूगोल, है ना, स्टडी अबाउट जियो, अर्थ, ठीक है। और जोग्राफर हो गया जो उसकी स्टडी करता है। तो जोग्राफर जो ऑप्शन है वो तो ज्योग्राफी को पढ़ने वाला हो गया। देन वी हैव सिज्मोग्राफ। सिज्मोग्राफ इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब ही होता है एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक। एंड जियोमीटर भी, ये तो एक मीटर हो गया जो जनरली हम अर्थ से, जियो जो वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है अर्थ, तो अर्थ के लिए के ऊपर कोई मतलब लाइन वगैरह को मीटर होता है ना, नापना, तो नापने के लिए यूज़ आता है ये कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ अ वुमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम। एक से ज़्यादा हस्बैंड हों जिस वुमेन के, तो देखो सब वर्ड्स में एक चीज़ तो कॉमन है, पोली, पोली का मतलब होता है मैनी। फर्स्ट वर्ड है पोलीगैमी, गैमी का मतलब होता है मैरिज, पोलीगैमी होता है हैविंग मैनी मैरिजेस। तो प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मैनी मैरिजेस, पोलीगैमी, पता नहीं
अगला देखो पॉलीफोनी, फोन जो वर्ड है इसका मतलब होता है साउंड, तो पॉलीफोनी हो गया हैविंग मैनी साउंड्स। पॉलीएंड्री, एंडर जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मेल, तो पॉलीएंड्री हो गया हैविंग मैनी हस्बैंड्स। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था, प्रैक्टिस ऑफ ए वीमेन हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट द सेम टाइम, तो आंसर जो बनता है दैट इज पोली एंड्री। और अगला जो वर्ड है पॉलीगन, ये तो आप मैथ्स में भी पढ़ते रहते होगे, ठीक है। पॉलीगन होता है मतलब एक ऐसी शेप जिसकी बहुत सारी साइड्स हों, ठीक है, हैविंग मैनी साइड्स। गन जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है साइड। फिर है स्पेशलाइजेज इन नोज डिजीज, जो नोज डिजीज में स्पेशलाइज करता है उसको क्या बोलते हो, तो जो सी ऑप्शन है ना, राइनोलॉजिस्ट, वही इस क्वेश्चन का आंसर है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ओंटोलॉजिज्म, ये रिलेटेड होता है स्टडी ऑफ यूनिवर्स से। सेकंड ऑप्शन फिलोलॉजिस्ट, ये होता है जो लैंग्वेजेस की स्टडी करता है उसको बोलते हैं फिलोलॉजिस्ट। एंड जेरेंटोलॉजिस्ट जो वर्ड है, ये जर्नेटो वर्ड जो है ना इसका मतलब होता है बूढ़ा, ओल्ड, तो ये एज फैक्टर की स्टडी करते हैं, ओल्ड एज के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब चीज़ों की स्टडी जो करते हैं उनको बोलते हैं जेरेंटोलॉजिस्ट। अगला ईडियम है, ईडियम तो बहुत इजी थे आज वाले, टेक टू वंस हील्स, टेक टू वंस हील्स का मतलब होता है टू रन अवे, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑफ एंड ऑन सुना ही होगा, ये तो ज़रूर सबको पता ही होगा जनरली। ऑफ एंड ऑन होता है, कभी ऑफ हो जाता है कभी ऑन हो जाता है, तो ओकेजनली जो ऑप्शन है सी वो इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट जो है इसका आंसर जो होता है वो होता है, देखो, टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट विद सम डाउट, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, मतलब आप कह रहे हो कि कोई ग्रेन ले रहे हो लेकिन उसके साथ ना नमक ले, मतलब हम सब्जी में नमक क्यों डालते हैं, अगर हम सब्जी में नमक ना डालें तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और प्रॉब्लम क्या होगी कि अच्छी नहीं लगेगी हमें सब्जी, ठीक है ना। तो टू टेक विद ग्रेन ऑफ सॉल्ट जो है इसका मीनिंग होता है कि टू एक्सेप्ट समथिंग विद सम डाउट। डी ऑप्शन जो है टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखो, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम, आई गो टू द टेम्पल एज ऑफन एज आई फाइंड टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर जो एज ऑफन एज है ना, इस चीज का कोई लिंकेज नहीं है। हालांकि वैसे तो ना आई गो टू द टेम्पल नहीं होना चाहिए, जनरली हम टेम्पल यूज़ करते हैं, द टेम्पल तो हम तब लगाते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर पर्पस के अलावा कोई और पर्पस से जा रहे हो। जैसे अगर हम टेम्पल में पूजा करने जा रहे हैं ना तो हम टेम्पल के साथ द यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन टेम्पल में अगर आप पूजा से मिलने जा रहे हो तब आप टेम्पल के साथ द यूज़ करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल अगर आप इलाज करवाने जा रहे हो तो आप द यूज़ नहीं करोगे, लेकिन हॉस्पिटल में किसी से मिलने जा रहे हो तब आप द यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो पर्पस, डिफाइंड पर्पस से जब अलग होता है तब आप द यूज़ नहीं करते हो। लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम तो ये भी थी ना, एज ऑफन एज यूज़ नहीं होता, यहाँ पे होना चाहिए या तो आई गो टू द टेम्पल ऑफन, आई गो टू द टेम्पल ऑफन एज आई फाइंड टाइम, जब भी मुझे टाइम मिलता है, व्हेन आई फाइंड टाइम, ठीक है। या सिंपल लगा सकते हो आई गो टू द टेम्पल एज आई फाइंड टाइम, एज मतलब जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो बी ऑप्शन के अंदर हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, वही आंसर में, वही हमारा आंसर है, वहीं पे एरर है। A few tiles on the Skylab were the only equipments that failed to perform well in outer space. Next question में equipments नहीं होता, equipment होता है, because equipment is an uncountable noun और uncountable noun का कभी भी plural नहीं बनता। तो बी क्वेश्चन में, बी ऑप्शन में एरर है। It is a truth that those who are jealous of others never get peace in life. कह रहा है इट इज़ अ ट्रूथ, सच्ची बात है कि जो दूसरों से हमेशा लाइफ के अंदर जेलस रहते हैं ना उनको कभी पीस मिल नहीं सकती। इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, सेंटेंस इज करेक्ट, नो एरर इज अ राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन देखो, डैश यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे। डैश यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कुड यू वेक मी अप, क्वेश्चन तो बन सकता है मस्ट यू वेक मी अप, डेयर यू वेक मी अप, या विल यू वेक मी अप। कुड, मस्ट, डेयर या विल। देखो, हालांकि चारों ऑप्शन में से ना एक मस्ट को थोड़ा सा वैसे एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन कुड, विल और डेयर अगर हम वैसे ऊपर ऊपर से देखें तो तीनों फिट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब इस सेंटेंस के अंदर ना एक छोटी सी चीज़ थी, डैश यू वेक मी अप सो अर्ली। सो अर्ली का मतलब होता है इतनी जल्दी, ऑन अ संडे। अगर मैं लगा दूँ कुड जब आप लगाते हो ना, तो कुड आप लगाते हो रिक्वेस्ट के लिए। तो कुड यू वेक मी अप सो अर्ली, क्या तुम मुझे इतनी जल्दी उठा सकते हो ऑन अ संडे। इतनी जल्दी, सो अर्ली थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल होता ना, कुड यू वेक मी अप अर्ली ऑन अ संडे, तो थोड़ा सा चलता, ठीक है। लेकिन ये सो ने हमें कुड, और सेम वे में विल भी यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आएगा डेयर। मतलब तुम हिम्मत भी मत करना, इस टाइप की सेंस देना चाह रहा है। डेयर यू वेक मी अप सो अर्ली ऑन अ संडे, डेयर इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है द जियोसेंट्रिक आइडिया वॉज abandoned इन द 17th सेंचुरी partly as a result of the writings of Copernicus डैश ऑब्जर्वेशंस मेड बाय अदर एस्ट्रोनॉमर्स। कह रहे जियोसेंट्रिक आइडिया जो है वो अबंडन हो गया था, छोड़ दिया गया था इन 17th सेंचुरी। पार्टली, कुछ तो रिजल्ट था क्योंकि कॉपरनिकस की कुछ राइटिंग्स थी, डैश ऑब्जर्वेशन मेड बाय अदर एस्ट्रोनॉमर्स, और कुछ ऑब्जर्वेशंस थी। देखो अपने आप ही निकल रहा है कि और कुछ ऑप्शंस थी, ऑब्जर्वेशंस थी। देखो आगे ऑप्शंस देखते हैं। कह रहे नॉट ओनली बिकॉज ऑफ, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ, दस बिकॉज ऑफ। देखो नॉट ओनली और बट ऑल्सो का तो वैसे ही ऑप्शन नहीं बनता। ए और सी ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि नॉट ओनली आता तो बट ऑल्सो आता, और बट ऑल्सो आता तो नॉट ओनली आता, क्योंकि ये पेयर में रहते हैं। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। दो ऑप्शन बचते हैं, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ या दस बिकॉज ऑफ। दस का मतलब होता है इस प्रकार। कह रहा है कुछ तो कॉपरनिकस के कारण हुआ, इस प्रकार दूसरों के कारण हुआ, इस प्रकार वाली कोई सेंस नहीं आ रही। तो जो सही आंसर बनता है वो यही बनता है, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ। अगला क्वेश्चन देखो, द कोर्ट हैज एब्सॉल्व्ड हिम डैश ऑल द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो देखो चार्जेस जो होते हैं वो लेवल होते हैं, क्लासेस में हमने कई बार डिस्कस किया है ये चीज़। कह रहा है द कोर्ट हैज़ एब्सॉल्व्ड हिम, कोर्ट ने उसको एब्सॉल्व कर दिया है। एब्सॉल्व का मतलब होता है बरी करना, बरी कर दिया है जो उसके ऊपर चार्जेस लगे थे उनसे। अब देखो एब्सॉल्व के साथ ना ऑफ भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है, लेकिन ऑफ लगता है जब आप किसी को किसी भी टाइप के चार्जेस से फ्री करते हो, और फ्रॉम लगता है जब आप किसी को किसी की ड्यूटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, ऑब्लिगेशन से फ्री करते हो। यहाँ पे किस चीज़ से बरी किया गया है, चार्जेस से। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एब्सॉल्व के साथ ऑफ आता है जब आप किसी को ब्लेम से, चार्जेस से बरी करते हो। एब्सॉल्व के साथ फ्रॉम आता है जब किसी को किसी ड्यूटी से छुट्टी दी जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को मैंने आप में से किसी को कह दिया कि ना आप जो है अ, कल मेरा ये काम करोगे। कोई भी मैंने आपको एक्स वाई जेड काम दे दिया, लेकिन हुआ क्या कि वो काम किसी भी रीज़न से पहले ही ख़त्म हो गया, या किसी और तरीके से वो कैंसिल हो गया। फिर मैंने आपको कहा कि यार आप रहने देना, ये काम हो गया है, तो आई एब्सॉल्व यू फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो फ्रॉम नहीं होगा इसमें, इसमें आंसर बनेगा ऑफ। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है बॉन्डेड लेबर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है। बॉन्डेड लेबर हैज बीन नाउ ऑलमोस्ट ए थिंग ऑफ द पास्ट। अच्छा क्वेश्चन था, बॉन्डेड लेबर हैज बीन नाउ ऑलमोस्ट ए थिंग ऑफ द पास्ट। पहले तो हैज बीन का यूसेज देखते हैं कहीं पे। जैसे मैं कहूँ आई आई हैव बीन एन LIC ऑफिसर नाउ। थोड़ा सा नाउ जो है ना, ये अजीब नहीं लग रहा आप लोगों को। मैं एक LIC ऑफिसर
अब हूँ या नाउ जो वर्ड है, जैसे मैं कहूँ शी हैज़ बीन ए डॉक्टर नाउ, वो अब एक डॉक्टर रही है। अब है ना, अब रही है तो नहीं होना चाहिए। तो शी इज़ ए डॉक्टर नाउ या शी हैज़ बीन अ डॉक्टर नाउ, क्या आंसर बनना चाहिए? शी इज़ ए डॉक्टर नाउ। सेम वे में बॉन्डेड लेबर इज़ नाउ ऑलमोस्ट ए थिंग ऑफ द पास्ट। भी बॉन्डेड लेबर जो होती थी ना, ये अब पास्ट की बात हो चुकी है, अब प्रेजेंट की बात नहीं है। अगला देखो, कह रहे द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग इरेक्टेड फॉर द फंक्शन वॉज ब्लोन अवे इन द स्टॉर्म। कह रहे जो फॉल्स अपीयरेंस बनाई गई थी बिल्डिंग की, इरेक्ट की गई थी, इरेक्ट होता है बनाना, वो ब्लो अवे हो गई, ब्लोन अवे हो गई इन द स्टॉर्म, स्टॉर्म में उड़ गई। अब देखो, बिल्डिंग की जो फॉल्स अपीयरेंस जो बनाई जाती है उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज़ होता है, फसाड। बी ऑप्शन जो है, जिसका मतलब ही होता है फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग जनरली मेड, जनरली इरेक्टेड, एंड जनरली ऑफ बिग बिल्डिंग्स, लार्ज इंप्रेसिव बिल्डिंग्स, उनके लिए वर्ड यूज़ होता है फसेट। तो जो बी ऑप्शन है ना, वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक्सटीरियर स्केलेटन, स्केलेटन तो कंकाल होता है, मॉडल वगैरह के लिए होता है, हमारा बॉडी के अंदर कंकाल होता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड अगला क्वेश्चन देखो, आई विल बी विद यू इन 1/4 ऑफ एन आवर। कह रहा मैं तुम्हारे साथ होऊंगा इन 1/4 ऑफ एन आवर। आई विल बी विद यू इन 1/4 ऑफ एन आवर या इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। मैं क्या बोलूँगा, मैं इसको 1/4 ऑफ एन आवर में करूँगा या एक क्वार्टर, मतलब ए लिखोगे या वन लिखोगे। जैसे मैं कहूँ आई विल डू इट इन इन ए ए क्वार्टर ऑफ एन आवर या 1/4 ऑफ एन आवर। 1/4 तो हो गया भाई, कौन से वाला वन, वन ना पर्टिकुलर चीज़ों को डिनोट करता है, ठीक है। और ए जनरली हम इनडेफिनेट चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वार्टर जो है, अब ये इनडेफिनेट है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ आई हैव वन कार, आई हैव ए कार। अब आई हैव वन कार जो है, ये तो मैं डिनोट कर रहा हूँ एक एडजेक्टिव की सेंस में, ठीक है ना। मतलब मैं पर्टिकुलर कार की बात कर रहा हूँ और मैं उसको एक एडजेक्टिव लगा रहा हूँ वन। लेकिन मैं कहूँ आई हैव ए कार, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास कार है, और मैंने अभी तक आपको उसका नाम वगैरह कुछ नहीं बताया, इनडेफिनेट बता दिया मैंने, ठीक है। तो सेम वे में हमें यहाँ पे इनडेफिनेट क्वार्टर चाहिए, ना कि हमें पर्टिकुलर क्वार्टर चाहिए। तो सेंटेंस जो बनेगा दैट विल बी आई विल बी विद यू इन ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। देख लो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है ए क्वार्टर ऑफ एन आवर। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो, ओवरऑल जो टेस्ट था दैट वाज इजी। टेस्ट में कोई खास चीज़ें थी नहीं, एक दो क्वेश्चंस थे थोड़े से कंफ्यूजिंग थे, बट स्टिल 20+ क्वेश्चंस इजीली करेक्ट किए जाने लायक क्वेश्चन पेपर था। जिन लोगों का स्कोर 30 से कम आ रहा है इंग्लिश के अंदर, 30 से कम, उन लोगों को अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अल्टीमेटली जब हम नेक्स्ट ईयर के लिए बैठे ही हैं, तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हम इंग्लिश के अंदर 40 के आसपास का स्कोर का टारगेट लेके चलेंगे। क्योंकि देखो, इस साल भी देखो कट ऑफ क्या गई, कट ऑफ गई 132 की। अब 132 की अगर कट ऑफ गई है और आप यूँ सोचो कि 132 ले लूँगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये भी भूल है। 132 की कट ऑफ है तो एटलीस्ट आपका स्कोर 150+ होना चाहिए। और अगर 150+ चाहिए तो आपके पास मार्जिन तो सिर्फ 50 मार्क्स का है कि आप 50 मार्क्स छोड़ सकते हो। जीके जीएस जो है, देखो मैथ्स और रीजनिंग में मिला के 90+, 95 तक आ जाता है स्कोर। 5 नंबर तो वहाँ भी जाते ही जाते हैं, मिनिमम 5 से 10 नंबर जाते हैं, ठीक है। अब बात करें इंग्लिश और जीएस की, तो जीएस में जनरली 25 नंबर लाना थोड़ा सा, 25+ चढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। तो 25 नंबर तो जनरली जीके जीएस में चले जाते हैं। 10 वहाँ चले गए, 25 यहाँ चले गए, तो 35 तो नंबर चले ही गए,
हमें 150 प्लस स्कोर चाहिए, तो हमारे पास नंबर का मार्जिन बचा 10-12 नंबर का। अब वो 10-12 नंबर अगर इंग्लिश में छोड़ते हैं तो हमारे पास इंग्लिश का जो स्कोर चाहिए हमें 37-38 चाहिए। और 150 प्लस में आपको टारगेट लेने को बोल रहा हूँ। अब 150 प्लस का मतलब ये नहीं है कि बस 151 152, टारगेट तो हम इससे बड़ा ले सकते हैं, 160 165। तो यानी कि मार्जिन जो है इंग्लिश के अंदर और जीएस के अंदर बहुत कम बचता है हमारे पास। तो इन दोनों चीज़ों को थोड़ा सा फोकस करके चलो। मैथ्स रीजनिंग में एवरीवन विल डू द सेम, बट द लीडर वुड बी हु हु गेन्स समथिंग इन मैथ्स एंड जीएस। तो थोड़ा सा, सॉरी मैथ्स एंड जीएस नहीं, इंग्लिश एंड जीएस। तो थोड़ा सा इन दोनों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, टारगेट लेके चलो। ठीक है, चलो फिर आज के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।